जैसे बजट प्रेजेंट किया गया, सारी बजट प्रेजेंटेशन, बजट प्रिपरेशन, ये इसमें अगर कह लें कि हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चलें कह लेते हैं, हाइपोथेटिकली बात कर लेते हैं, तो फिर भी क्यों जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो नहीं लिए जा रहे? फिर भी एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों नहीं लग रहा? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तभी तो हो रहा है ना, क्योंकि वो उधर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। यार एग्रीकल्चरल टैक्स के ऊपर ना मैंने एक दो शो किए हूँ। जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो एमएनएज हैं और चारों सूबाई असम्बलियों के जो एमपीज़ हैं, इनके जो बिज़नेस होते हैं, 3 टाइप के बिज़नेस होते हैं। और एक नॉर्मल बिज़नेस होता है, एक बिज़नेस का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको टर्म दी गई है। वो बिज़नेस होता है कि एग्रीकल्चर बिज़नेस होता है। 17 अरब की इनकी सालाना इनकम, जो ये पार्लियामेंट गए ही नहीं 2023 में, उस पार्लियामेंट की बेस पे बात कर रहा हूँ। अभी इसके तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। तो उसमें यह था कि 17 अरब की सालाना कमाई होती है पार्लियामेंटेरियंस की, और 1000 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं। उनमें से सिर्फ 1 अरब 80 करोड़ की इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ से अंदाजा लगाओ, पार्लियामेंटेरियन की मैं इनकम बता रहा हूँ। जब पार्लियामेंटेरियन नॉर्मल इनकम में बहुत जा रहे हैं और दूसरे इनकम में बहुत जा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम में क्यों नहीं जा रहे? पार्लियामेंटेरियन है 400 से ऊपर होंगे। पंजाब का आपका है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पे हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर, एग्रेरियन, पता नहीं क्या क्या टर्म हमने दी हुई है। लेकिन देखा जाए तो वहाँ के जो रूलर्स हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो वोट लेते हैं, जो देहाती इलाकों में रहते हैं, जो गांव में पिंड में रहते हैं, उनकी एग्रीकल्चर इनकम क्यों कम है? वो बाकी बिजनेस की तरफ तवज्जो देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते हैं? 17 अरब की सालाना इनकम है पार्लियामेंटेरियन की 2023 तक की मैं बात करूँ। ठीक है। तो 1 अरब 80 करोड़ एग्रीकल्चर इनकम, अजीब सी बात है। वो भी 400 लोगों की आउट ऑफ 1000। अब ये होता है कि जनाब, जब आपका फोकस खुद अपनी कमाई पे नहीं है तो आपने अदरवाइज एग्रीकल्चर पे कितनी तवज्जो देनी है? और एग्रीकल्चर में अब बताओ, बड़े से बड़ा बंदा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का, चाहे वो नून लीग का, चाहे पीटीआई का, उसकी एग्रीकल्चर इनकम किसी ने कभी स्टडी की है जाके उनके एमएनएज, इलेक्टेड एमपीएस की, कि कितनी इसकी कमाई है एग्रीकल्चर इनकम की? जब ये अपनी एग्रीकल्चर इनकम पे तवज्जो नहीं दे रहा तो लोगों की एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें उस पर क्या तवज्जो देगा? वो एक ऐसे बिजनेस पे तवज्जो दे रहा है जो उसका एरिया ही नहीं है, लेकिन चूंकि वो एमएनए है, एमपी है, इन्फ्लुएंशियल है, उसके इर्द गिर्द होता है कि उसको आसानी होती है कि मैं ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो वो एग्रीकल्चर बिजनेस पे क्यों नहीं करता? अब आप एग्रीकल्चर टैक्स पे आ जाते हो। एग्रीकल्चर टैक्स की शरह अदरवाइज ही बड़ी कम है। जब इनकम इतनी है तो एग्रीकल्चर टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? नहीं, इनकम तो अच्छी खासी है। 1 अरब 80 करोड़। ये तो पार्लियामेंटेरियंस की बात कर दी। पार्लियामेंटेरियन की, पूरे मुल्क के पार्लियामेंटेरियन की 1 अरब 80 करोड़ डॉक्यूमेंटेड। हाँ, तो अदरवाइज आप कैसे टैक्स लगाओगे जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है? स्टार साहब, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला नहीं है कि पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उस पर काबू पाना पाकिस्तान का भी नंबर 1 फोकस होना चाहिए, तो अगर वो है तो आपको क्या लगता है जो डॉक्यूमेंटेड इतना आ रहा है तो अनडॉक्यूमेंटेड से कहीं ज़्यादा होगा? यार डॉक्यूमेंट्स की बात है ना। औरंगजेब साहब ने खुद कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है हमारी वो डॉक्यूमेंट से ज़्यादा है, और उसका यार ये कोई औरंगजेब साहब ने पहली मर्तबा कहा है, और हमने उसका हल निकालना 15, है। 20, 25, 30, 40, 45, 50 साल से ये हम सुनते आ रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का वॉल्यूम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है ना? तो आप ये समझते हैं, जो मैंने पहले बात की है, पब्लिक करने को ना आप तैयार हैं ना मैं तैयार हूँ। अपनी जाती चीज़ें, किसी की चीज़ हो, हम बहुत शौक से जाते हैं, एरा पता चलना चाहिए। छम्मा जांदा किथे, आंदा किथे, चढ़िया क्यों सी, सीढ़ियाँ चढ़िया सी, दूजे फ्लोर से गया सी, तीजे फ्लोर से। दूसरे के बारे में कितनी क्यूरोसिटी होती, अपने बारे में हमने हर चीज़ें छुपाई होती। तो जिस मुल्क में ये टेंडेंसी हो, जिस मुल्क में ये माइंडसेट बन चुका हो
जिस मुल्क में ये कल्चर बन चुका हो आम बंदे का, हुकूमत का, महकमों का, रियासत का, उथे कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी बताओ। अच्छा, एक और सेक्टर की बात करूं जरा मैं आपके साथ, रिटेल होलसेल सेक्टर। ठीक है, अब एक साहब हैं जिन्होंने टीवी पे बैठ के, एक नाम तो नहीं मैं उनका लूँगा खैर, कि PMLN नवाज शरीफ साहब, इनका अच्छा खासा लेना देना है भाई रिटेल होलसेल सेक्टर से, इनका बड़ी जान पहचान है, बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये जब भी इधर से कोई भी बंदा उठ के जाता है उनके पास यार, अब बजट बदल देते हैं, उनकी फेवर में कर देते हैं। अब ऐसे है कि ये 18-19% हमारे GDP का बनता है रिटेल सेक्टर का ना, और ये देते हैं जी मुश्किल से 1-1.5% टैक्स। गलत बात है क्या नहीं? यार एक बात ज़हन में रख लेना, पाकिस्तान में जो हुकूमत हो ना, मैंने हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। मैंने लिहाज नहीं किया ये नवाज शरीफ है, ये जरदारी है, या इमरान खान है, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको लिहाज नहीं करना किसी का। पॉलिटिकल आपने जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं आपने उस पर चलना। आप कहें यार मुझे नवाज शरीफ देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन डॉक्यूमेंट में मुझे इसको फेरना पड़ेगी छुरी, तो मैं फेरूंगा छुरी। मुझे जरदारी बड़ा अच्छा लगता है लेकिन डॉक्यूमेंट में को देखता हूँ तो मुझे छुरी फेरनी है, मैं फेरूंगा। मैं इमरान खान की तरफ देखता हूँ, यार देख बड़ा गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, हैंडसम, बट जब मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ तो मुझे छुरी फेरनी पड़ती है इमरान खान पे। वाई वी आर डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड की बात की है ना, तो इधर भी देखो कि जर्नलिस्ट भी वही होता है जो डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा जाए, वो हेयर से पे नहीं जाना चाहिए। लग रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, वो कहे कि जर्नलिज्म हो गई। आपने अज्यूम किया, लोग कह रहे हैं, भाई लोग कह रहे हैं वही आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो। एक जनरल पब्लिक परसेप्शन डिफरेंट होता है। एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट होता है, मीडिया पर्सन होता है, उसने डिफरेंटली जाना, उसका परसेप्शन कोई नहीं होता, परसेप्शन पब्लिक परसेप्शन होता है, उसका परसेप्शन नहीं होता, उसने इन्फॉर्मेशन के साथ आना है। अगर आपने ये देखना कि हमने परसेप्शन के साथ चलना है तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी। ये जो बजट की बात हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है, आपने कहा फलाना फलाना, कौन सी ऐसी हुकूमत ने यहाँ पाकिस्तान में नहीं गुजरी, कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म यहाँ पे नहीं गुजरा जो ये तुम रिटेल की बात कर रहे हो। रिटेल होलसेल सेक्टर 3 सेक्टर्स रहे हैं ना। कौन सा वो रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर हुक्मरान था जिसके दौर में इस तरह की मिसालें नहीं आई, सदियों पुरानी। एक बात जो मैं अभी कहना, SRO होते थे एक ज़माने में। SRO क्या थे? पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पार्लियामेंट की ओवरसाइट, साइड पे अरबों रुपए के SRO इशू हो जाते थे। SRO कैसे इशू होते थे? मेरी हुकूमत है ना, अब्दुल सत्तार खान वज़ीर आज़म है, अब्दुल सत्तार खान के कान में एक दोस्त ने बात डाली कि जनाब ये रेजिड्यूल का लफ्ज़ SRO में शामिल कर दें। मैं कहा ओके, कि फ़ायदा होएगा, ये फ़ायदा होगा, उसके बगैर तो पाकिस्तान में नहीं ना होता। रेजिड्यूल का लफ्ज़ शामिल किया गया, कुछ अरसे रेजिड्यूल का लफ्ज़ शामिल रहा, कुछ अरसे बाद डिलीट कर दिया गया, एक और SRO आ गया। जब वो आपने शामिल किया था, लंबा चौड़ा हाथ मारे गए, फ़ायदा हुआ, लीगल कवर था उसको। जब वो रेजिड्यूल का लफ्ज़ डिलीट किया गया तो करोड़ों का फ़ायदा हुआ, बट लीगल कवर था। ये हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस रही है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो या फौजी डिक्टेटर हो, कि उसने ओब्लाइज करना ही करना है। अब वो कहते हैं ना गवर्नमेंट का काम होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है, कि हाउ मच मनी कलेक्टेड फ्रॉम whom एंड हाउ मच मनी पॉकेटेड टू whom, गिवन टू whom। ये होता है, whom दो तरफ आता है कि आपने किससे कितने पैसे लिए और किसको कितने पैसे दिए। इसमें होता है कि जिसके पास पैसे ज़रा ज़्यादा नहीं है उससे निकल के उसके पास जिसका बिल्कुल पैसे नहीं है उसकी जेब में जाएं। पाकिस्तान में रिवर्स में होता रहा, बिल्कुल, कि एक आम बंदा जिसकी जेब में वैसे ही पैसा नहीं है या बहुत कम पैसे हैं, वो बहुत कम पैसों वाले की जेब से पैसा निकलता है और बजट के ज़रिए वो एक अमीर की जेब में जिसकी ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है उसकी जेब में चला जाता है। अब रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है ना, वो हर दौर में, हर दौरे हुकूमत में ये नाकाम रहा है। वफाक में कोई सियासी हुकूमत है, सूबे में कोई सियासी हुकूमत है, दूसरी सियासी जमात उसकी हुकूमत है, इनका आपस का देख लो। अब पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशंस होती हैं,
मेरा टिल्ट है वफाकी हुकूमत जिसकी है, मेरा टिल्ट वहाँ पर है। मैं मारूंगा जो वफाकी हुकूमत कहेगी ना, मैं उसको सपोर्ट करूंगा विदाउट रियलाइजिंग कि भाई वफाकी हुकूमत तो इस मामले में विलन है। सूबाई हुकूमत जिसको मैं पसंद नहीं करता वो इस मामले में हीरो है, लेकिन चूंकि मैं अपनी पसंद पे जाऊंगा तो मैं विलन को सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान में ये बजट पेश हुआ, जिस सियासी जमात की हुकूमत है उसके सपोर्टर कहेंगे वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो अपोजिशन है उन्हें क्या कि यार ये तो कातिल है, ये बजट तो कत्ले आम है आम लोगों का। दोनों अपनी जगह पर अपनी पसंद नापसंद पे चल रहे हैं। किसी ने मेरिट पे नहीं जाना, किसी ने इसको स्टडी करके नहीं जाना कि ये 3 चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, ये 2 चीज़ें ठीक हैं। ऐसे कभी नहीं होगा। जो जिसने मुखालफत करनी है वो पूरा ही गलत है, वो पूरे का पूरा गलत है। जो सपोर्टर है वो कहेगा सारा ही सही है और बेचारे की कर सकते। अब तुम देखो कि बजट पेश हुआ, पास हुआ किसके दौर में? नून लीग की हुकूमत है ना अभी। तो नून लीग का जो सपोर्टर है वो क्या कहेगा? वो एडा मुश्किल है, IMF भी थी, वर्ल्ड बैंक भी था, हमने पैसे बड़े देने थे, बड़ा प्रेशर है ना, आप कुछ तो मौका दें। वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ PTI, उसका सपोर्टर क्या कह रहा है? वो PTI के सपोर्टर को छोड़ो पड़े उमर अयूब खान। उमर अयूब खान ने मेरा कत्लेआम का नाम लगाया कि आम लोगों का कत्लेआम। उमर अयूब खान से पूछा जाए कि आप वजीर ख़जाना थे इमरान खान के दौर में, आपको निकाला क्यों था? आपकी वजारत बदली क्यों थी? इसी इमरान खान ने बदली थी जो आपका लीडर है। मैंने तो नहीं बदली थी, आपने तो नहीं बदली थी। अब देखो ना कि आप वजीर ख़जाना नाकाम हुए होंगे तो आपको निकाल दिया ना, बिल्कुल, आपको दूसरी वजारत दे दी गई। मतलब ये वो लोग होते थे, हमाद अजहर होता था, असद उमर होता था, उमर अयूब खान होते थे। ये आजकल जो अपोजिशन में बैठ के बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये होते थे। खुदाई कसम ऐसे लगता था 3 महीने के लिए वो वजीर ख़जाना वो है और 3 महीने के लिए वो है और 3 महीने के लिए वो है। अब 9 महीने उन्होंने तकसीम किए होते थे। इमरान खान की मर्जी होती थी उमर अयूब को हटा के हमाद अजहर को बना दो, हमाद अजहर को हटा के असद उमर को बना दो। दोनों तरफ हाल यही है। जब तक एक पीपल्स सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट की ओवरसाइट नहीं होगी, एक प्रोसेस नहीं होगा कि कई दिन कई हफ्ते डिबेट नहीं होगी। और जिस दिन जिन्होंने डिबेट करनी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका बजट ऐसे ही चलेगा।